सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मेरे सामने रितिका है जो मेरे ही कॉलेज से है। आरवी से नहीं, एमएसआरआईटी से। मेरा कॉलेज एमएसआरआईटी था, वहाँ पे सीएससी ब्रांच में, और इनकी रैंक अंडर 1000 नहीं, अप्रॉक्स 1000 के पास आई थी। सो हाय रितिका, थोड़ा अपने बारे में बताओ यार। Hi, my name is Ritika and I got 1067 rank in Comet Game. और आप एमएसआरआईटी में कौन सी ब्रांच से हो? CSC Core. सीएससी कोर। ओके भाई, सीएससी कोर ठीक है। क्या रैंक, जो रैंक है तुम्हारी 1067, कितने मार्क्स पे मिली थी तुम्हें कॉमेट के में? मार्क्स तो कैलकुलेट नहीं किए थे, परसेंटाइल देखा था बस। कितना था? परसेंटाइल 99 परसेंटाइल था। हाँ, तो आई गेस 110 या 108 के आसपास होगा। 108 और 107, आई गेस इतना ही होगा मार्क्स आपका। ओके। सो कैसा लग रहा है एमएस राइटी अभी, मतलब आके फर्स्ट ईयर चल रहा है, कैसा लग रहा है फर्स्ट कॉलेज? ईयर है तो अभी इतना नहीं पता है, पर अच्छा है वैसे तो। ओके। बाकी तो मैं तुम्हें अपने चैनल पे बता ही दूंगा मेरा कॉलेज कैसा है, ठीक है? अभी इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, तो हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि यार रितिका, कॉमेट के की तैयारी जो तुमने स्टार्ट करी थी, कैसे करी थी? थोड़ा उसके बारे में बताओ कि शुरुआत में क्या क्या डिफ़िकल्टीज तुमने फेस करी थी, और क्या क्या चीज़ें बच्चों को ध्यान रखनी है कॉमेट के प्रिपरेशन के टाइम पे। बेसिकली कॉमेट के की अलग से प्रिपरेशन नहीं करी थी। जो जेई का सिलेबस था वही सेम सिलेबस कॉमेट के में भी है। तो अगर जेई की प्रिपरेशन ढंग से करोगे या फिर अच्छे से करोगे तो कॉमेट के भी हो जाएगा। कॉमेट के भी हो जाएगा, ओके। हम्म। बट जो तुम हमारे बैच में थी, जब हमने देखा था, तो तुम्हें वहाँ पे क्या क्या एडवांटेज देखने को मिले? एक जो हमने अलग से बनाया था, क्योंकि हमने तो बिल्कुल प्रॉपर कॉमेट के लेवल का करा है। हम्म। जो बच्चा जेई के साथ साथ कर रहा है, तो तुम जेई के साथ साथ हमारे साथ भी वो कर सकते हो। तो उसमें तुम्हें क्या क्या एडवांटेज दिखे? उसमें ये था कि मॉक टेस्ट वगैरह सब थे, बेस्ड ऑन एग्ज़ाम लेवल। और जो लेवल था मॉक टेस्ट का वो भी सब सेम था। एंड गाइडेंस अबाउट कॉलेज, कि कॉलेज कैसा है, किस में जाना चाहिए, किस रैंक पे कितना कॉलेज मिलेगा तुम्हें, उसका अप्रोक्स मतलब आइडिया लग जाता है, तो थोड़ा सही रहता है। तो मतलब ये तो है कि हम अपने बैच के अंदर प्रॉपर गाइडेंस, मॉक टेस्ट और सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा, देखो जेई की तैयारी कर रहा है, बट बच्चे को एक लेवल जो है कॉमेट के का पैटर्न है गया, पैटर्न हो गया, या जो भी बहुत सारी चीज़ें वो समझनी पड़ती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, जब आप कॉमेट के की तैयारी कर रहे हो, तो पैटर्न रिकग्नाइज करना, एक टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी, उसको बनाना पड़ता है। तो रितिका, तुमने अपनी टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बनाई थी एग्जाम के दौरान? मतलब इसके लिए क्या क्या करा था आपने कॉमेट के लिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट्स होता है, तो बेसिकली तैयारी सब मॉक टेस्ट से करी थी। इसका टाइम लेवल और जेई का टाइम लेवल अलग था। अगर मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके। तो या यही चीज़ मैंने बताई है, यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि हमारे बैच में 25 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे यहाँ पे फिर तुमने टैकल करा? मतलब स्पीड कैसे बनाई और एक्यूरेसी कैसे आई कि मैंने 60 क्वेश्चन लगाए हैं या 40 क्वेश्चन लगाए, तो 40 के 40 सही है। वो स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बनाई? स्पीड का ये होता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है पहले जल्दी जल्दी वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन को सोचने लग जाए तो उतना टाइम नहीं रहता है। तो जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन करते रहो जो आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। लाइक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आराम से एकदम चिल होके पेपर देना है। ओके ओके। हाँ। और जब तुम पेपर दे रही थी, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स या टॉपिक्स तुम्हें याद है जो तुमने रिपीट होते हुए देखे, या उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तुम हाईलाइट कर सको थोड़ा याद करके? मैथ्स में फंक्शंस वगैरह का रहता है, डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह थोड़ा रहता है। और फिज़िक्स वगैरह में मॉडर्न फिज़िक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब मॉडर्न फिजिक्स से तुमने 7 से 8 क्वेश्चन देखे ही देखे हैं वहाँ पे? हाँ, ऑलमोस्ट अगर इतने हम तो कहें, आते ही हैं। 7 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के। और अगर हम बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें, तो उसके कितने क्वेश्चन उनके आते हैं, कुछ अप्रॉक्स आइडिया? इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये भी अच्छा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्टिंग का पोर्शन है 12th फिज़िक्स का, वो। ओके। और केमिस्ट्री में कुछ हाईलाइट करना चाहो? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा आती है। मतलब ऑर्गेनिक ऐसा है कि एक बार पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे ऑर्गेनिक के। और इनऑर्गेनिक में बेसिकली डी एफ ब्लॉक इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस थे।
इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस थे, लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना वगैरह, और सरफेस केमिस्ट्री, लाइक ये टॉपिक्स तो नहीं थे इतने ज़्यादा। इतने ज़्यादा नहीं थे। अगर मैं बोलूँ हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, या या वहाँ से सॉल्यूशन, वहाँ से भी क्वेश्चन आए थे, से हाँ, 2 या 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थे क्वेश्चंस, को उससे भी थे। उससे भी थे, ठीक है। और थोड़ा मैथ्स में, अगर मैथ्स का भी आपने थोड़ा बताया, थोड़ा सा अगर हम 12th पे यहाँ पे फोकस करें तो मैथ्स में 12th में क्या क्या तुमने देखे वहाँ पे, थोड़ा सा और अगर हाईलाइट कर रहे हो डीप में, थोड़ा सा भी जो भी याद आ रहा है। 12th फंक्शंस वगैरह रहते हैं 12th में, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, हाँ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी रहता है। उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन इतना आते हैं। ज़्यादा याद नहीं है अभी, क्योंकि टाइम हो गया चलो काफ़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस जस्ट कि देखो यार, बच्चे जो हमें देख रहे हैं उनको पता चले कि थोड़ा कहाँ कहाँ से पढ़ना है। बाकी मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कि 12th में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जाके तुम चैनल पे देख सकते हो। सीधा आते हैं कि ये तो हो गया 12th और 11th में, तो सबसे ज़्यादा किसका आता है? 12th का पोर्शन ज़्यादा आता है। 12th का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, मतलब 35 से 40 क्वेश्चन आप 12th के ही देखते हो वहाँ पे। हाँ ऑलमोस्ट अबाउ 50% जो पेपर होता है वो 12th लेवल का होता है। हाँ, बट एक्यूरेट डेटा 70% कहता है कि 70% से ज़्यादा, मतलब 70% पेपर 12th का ही होता है वहाँ पे। तो ठीक है, वो तो पता चल गया। और जब बच्चा तैयारी कर रहा है कॉमेट के की, तो उसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? टाइम मैनेजमेंट तो एक आपने बताया ही जो होता है कॉमेट के में, वो बहुत ज़रूरी है। एंड एक्यूरेसी होना भी काफ़ी ज़रूरी है। लाइक अगर सब नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे तो मार्क्स कहाँ से बनेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। और बाकी मॉक टेस्ट लगाओ आराम से, और जो फॉर्मूलाज वगैरह है उनको एक बार ढंग से रिवाइज करके, लाइक फॉर्मूला शीट बना लो एक, लाइक एक दिन पहले एक पूरे हमारे बैच फॉर्मूलाज। में थी जो तुमने देखी थी, एक हमारे बैच में जो फॉर्मूला शीट, हाँ तो हाँ हमने अपने हाँ बैच में फॉर्मूला शीट ऑलरेडी दे रखी है, तो वो हाँ, बच्चों तो के लिए दे रखी अगर है उसको क्योंकि एक बार बहुत गो बच्चे थ्रू कर बनाते नहीं लोगे, हैं। हाँ उसको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा पेपर। ओके, तो एक आपने हाईलाइट करी कि फॉर्मूला शीट इंपॉर्टेंट है, एक मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुछ हाईलाइट करना चाहो? और तो बस आराम से चिल होके पेपर देना है, ज़्यादा घबराहट नहीं करनी है, क्योंकि अगर स्ट्रेसफुल माइंड से पेपर देंगे तो ऑफ कोर्स वो अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है। दैट्स ऑल। और बिफोर जो 1 या 2 महीने लास्ट के होते हैं कॉमेट के जब बच्चा जेई दे देता है, 1-2 महीने जो पहले लास्ट के होते हैं कॉमेट के में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें और ध्यान रखनी है? क्या किस पे ज़्यादा फोकस करना है वो थोड़ा सा बता दो, कि 12th पे फोकस करना है, 11th देखनी है, क्या चीज़ें, क्या टॉपिक्स थोड़े बहुत देखने हैं पेपर से पहले, वो और बता दो। 12th तो लाइक पूरे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करके जाननी है। 11th भी अगर देख लोगे तो ठीक है, नहीं देखोगे तो भी मतलब इतना नहीं है, पर एक बार सब फॉर्मूलाज देख के जाना है। और पेपर से पहले ऑलमोस्ट 5 to 10 मॉक टेस्ट तो लगानी है, जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा, तो फिर पेपर ऑफ कोर्स अच्छा जाएगा। ओके। और जितने भी अभी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो कॉमेट के देने वाले हैं, उनके लिए तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी एडवाइस जो तुमने गलती करी हो कॉमेट के टाइम पे? तुम मतलब अभी आरवीसी भी जा सकती थी, ठीक है, मतलब वो भी शायद तुम्हें मिल जाता, तुम और अच्छा स्कोर करती। तो कुछ ऐसी गलतियां जो तुम हाईलाइट करना चाहो, जो तुमने कॉमेट के टाइम पे करी और जो तुम बच्चों को बता सको कि ये गलती मत करना। सबसे पहले तो पेपर स्ट्रेटजी तो वैसी रहनी चाहिए कि पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करना है, फिर मैथ्स अटेम्प्ट करना है। मैंने इसी ऑर्डर में किया था, बट मैथ्स में थोड़ा पेपर एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है, तो उसमें थोड़ा स्पीड मेंटेन करना ज़रूरी है, तो वो थोड़ा रहता है। तो मैथ्स में क्या हुआ था तुम्हारा, थोड़ा बता सकती हो? मैथ्स में ये था कि ऑलमोस्ट लास्ट के 10 क्वेश्चंस मेरे ऐसे ही छूट गए थे, लाइक तुक्का मारा था बेसिकली, और मेरे तुक्के कभी सही होते नहीं हैं, तो ऐसा ज़्यादा ओके, तो खुद पे। मतलब हाँ मैथ्स हो नहीं पाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी हो गई थी, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी हो गई थी। बट मैथ्स के लास्ट के 10 क्वेश्चन छूट गए हाँ थे। तो अगर आप ज़्यादा और मॉक टेस्ट लगाते, 5 से 10 नहीं, 20-25 मॉक टेस्ट लगाते, और तो टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं और अच्छा हो सकता था, अगर हम इसको देखें तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
ओके, तो एक ये यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट मेरे को आपकी प्रॉब्लम देखते हुए जो आप मैं वहाँ पे फेस करी, जिसकी वजह से आपके मैथ्स के 10 क्वेश्चन जो आप उसमें से इजी हो सकते थे वो सही हो जाते हैं अगर आप हाँ, पढ़ वो भी लेते रह उनको। गए बस, वो अनटच रह गए, ठीक है। एकदम। तो अनटच एकदम, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट एक थोड़ा सा इशू है जिसको हमें टैकल करना पड़ता है जब आप कॉमेट के टाइम पे तैयारी कर रहे हो। ओके, एनी अदर कोई और थिंग जो तुम याद कर सको एग्जाम टाइम में, जो तुमने शायद गलती वहाँ पे करी हो, नहीं यार क्वेश्चन आ सकता था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और तो सब अच्छा था। और सब अच्छा गया था भाई, हाँ। टॉपरों का यही होता है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते तभी वो MS राइटिंग CSE में है भाई, ठीक है। इतनी गलतियाँ नहीं करते, हमारा काम है कि बल्कि जितना हो सके उतना पूछ ले, ठीक है। वो तो ठीक है, प्रिपरेशन करते टाइम बच्चा क्या क्या गलतियाँ ना करे वो एक थोड़ा सा बता दो कि प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें बस वो ध्यान रखे, ताकि वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है पढ़ने की, फालतू चीज़ें ना पढ़े, सिर्फ वो चीज़ें पढ़े जो कॉमेट के में आ रही हैं। तो तुम कुछ ऐसा हाईलाइट कर सको जो तुमने पढ़ी थी। लाइक सबसे पहले तो इसका सिलेबस ओवरव्यू कर लेना चाहिए एकदम अच्छे से, कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा आता है, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इतने ज़्यादा आते भी नहीं, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे टाइम वेस्ट करने की बजाय उन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें टाइम लगाएंगे तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा बेटर रिजल्ट आएगा। कोई और टॉपिक जो तुम्हें याद आ रहा है तुम हाईलाइट कर सको मॉडर्न फिजिक्स के अलावा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, हम्म, और करंट इतना इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना नहीं था मेरे शिफ्ट में। ओके, पर EMI। AC EMW भी एक बहुत इजी चैप्टर है, जो स्कोरिंग चैप्टर है काफ़ी, EMW, तो उसको भी करके जा सकते हैं। और ऑप्टिक्स में बेसिकली जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स वगैरह के, वो अगर करोगे तो उससे हो जाएगा पूरा। ओके, उससे हो और जाएगा। सेमीकंडक्टर्स और वगैरह भी होते हैं, पर ठीक है। मैग्नेटिज्म से कोई आया था, मैग्नेटिज्म्स मैटर। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे, लाइक फॉर्मूला बेस्ड एंड समथिंग। तो रितिका, तुम मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनिक के बारे में और बताओ कि मतलब ऑर्गेनिक में तुमको कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स याद है जो वहाँ पे आ रहे थे जो तुमने देखे थे। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस आती है बेसिकली, इतना ज़्यादा डीप में भी नहीं आता ऑर्गेनिक। नेम रिएक्शन वगैरह एंड सिंपल सिंपल मैकेनिज्म जो अल्कोहल फिनॉल ईथर में होते हैं, लाइक वुड्स रिएक्शन वगैरह जो होती है, ये सब सिंपल सिंपल। और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब। ओके, ठीक बायोमोलिक्यूल्स है। भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इजी चैप्टर है। अगर एक बार समझ लेंगे तो लाइक स्ट्रक्चर आते हैं बेसिकली ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, दैट्स ऑल। ओके, तो मतलब हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली कि थोड़ा थोड़ा क्या क्या कहाँ कहाँ से आ सकता है, और जितना तुम्हें याद है तुमने उतना बता दिया, ठीक है। अब बच्चा बस 1 या 2 दिन पहले कॉमेट के से 1 या 2 दिन पहले किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे, मतलब रिवीजन करे, मॉक लगाए, क्या करे बस 1-2 दिन या 2-3 दिन पहले, थोड़ा एक दिन बता पहले सको तो तो। कुछ भी नहीं करना है। लाइक मैं जैसे करती थी कि मैं पहले ही सब करके रख देती थी, और एक दिन पहले एकदम रिलैक्स रह के सब कुछ लाइक थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते रहना है जैसे जैसे आए, और एकदम फ्रेश माइंड से पेपर दे के आना है, दैट्स ऑल। ओके, ओके, तो ये हमने थोड़ा सा समझ लिया। और जब पेपर दे रहा है बच्चा, जब पेपर दे रहा है उस समय उसको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि जब पेपर बच्चा दे रहा है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जो तुमने अपनी गलतियाँ बताई वो तो बता दी, कि कुछ चीज़ें जो उसको वहाँ पे याद रखनी है वो तुम बता दो। पेपर के टाइम पे ये है कि पैनिक नहीं होना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। लाइक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक मैं भी करती थी ऐसे, कि कोई क्वेश्चन आ गया और नहीं आ रहा है तो पैनिक होता था थोड़ा। वो लेवल जैसे जैसे 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो भी पैनिक रहता था, तो उसको नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो पैनिक भी चला जाएगा। और एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, लाइक 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंडर अंडर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो रितिका, कोई लास्ट मैसेज जो तुम बच्चों को देना चाहो यार कि कैसे तैयारी करनी है, कोई भी एक लास्ट मैसेज, जितने भी आने वाले कॉमेट के एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या देना चाहोगी, प्लीज़ बताओ। लाइक अगर एकदम स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। लाइक मैंने भी कर रखा था बैच ज्वाइन, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। लाइक इट हेल्प मी अ लॉट गोइंग थ्रू फॉर्मूला शीट्स एंड एवरीथिंग। एंड
टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है, दैट्स ऑल। गुड लक गाइस। और कुछ और मतलब बस गुड लक। तो भाई टॉपरों को तो सीधा सीना है कि भाई बैच ज्वाइन करके तुम देख सकते हो। बाकी मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया मतलब यार बात करके, और काफ़ी अच्छा लगता है यार कि हमारे बैच में से इतने बच्चे निकल रहे हैं RVC MS RIT। थैंक यू रितिका फॉर दिस इंटरव्यू। बच्चों को काफ़ी हेल्प होगी आई होप। और तुम लोग सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे को पता है फ्री में देख के निकल जाते हो भाई, सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, सब्सक्राइब कर लो। और मेरा मेंटर पे गोल्ड और प्रीमियम बैच दोनों चेकआउट कर लो। जिसको प्रीमियम बैच चाहिए मैं उसके साथ 1-on-1 कॉल पे आऊँगा, पर्सनली आपके लिए एक रोड मैप बनाऊंगा। वहाँ पे हम पूरा देखेंगे कि आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उसको हम कैसे 3 से 4 महीने के अंदर बेस्ट से बेस्ट ला सके। ठीक है, तो एक बार मेरा मेंटर का ऐप डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्काउंट कूपन कोड वहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू रितिका, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब कर लो भाई, तुमने अभी भी नहीं करा, फ्री है यार, कर लो। ठीक है, बाय। I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, it's